हेलो बच्चों, मैं लेक्चर 3 आज बना रहा हूं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का। तो लेक्चर 3 में देखोगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन का चर्चा करते हैं। ओके, आइए इधर। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ओके, जैसा कि आपने सिंपल डिफ्यूजन में देख रखा है कि वहां पे मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट यूज्ड, एटीपी नॉट यूज्ड, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डाउनहिल मूवमेंट या लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सब बताया था। और 2-3 पॉइंट और भी बताया था जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें से एक बात ध्यान रखोगे कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का उपयोग होगा बट एटीपी का उपयोग नहीं होगा। बाकी प्रॉपर्टी तो करीब करीब सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही होगा, क्योंकि मूवमेंट जो होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही होगा, मतलब डाउन हिल मूवमेंट ही होगा, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा। बट यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन भी मिलेगा और साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंसिटिव भी होगा इनहिबिटर से। ओके, इसके साथ साथ हाईली स्पेसिफिक क्यों होगा वो भी समझाता हूं आपको। देखो, पहले कुछ पॉइंट्स को मेंशन करता हूं, जैसे कि अभी बताया कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज्ड होगा यहाँ पे, लेकिन एटीपी नॉट यूज्ड होगा। मूवमेंट किधर से किधर होगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, एज लाइक सिंपल डिफ्यूजन, या इसको क्या कहोगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसको डाउनहिल मूवमेंट भी बोल लोगे, डाउनहिल मूवमेंट। ओके, अब ध्यान देना है कि इसमें मैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन पाऊंगा, चूंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भाग लिया है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन मिलेगा, इसमें सैचुरेशन फाउंड। ओके, एक पॉइंट और लिख देता हूं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंसिटिव टू इनहिबिटर से सेंसिटिव होगा। ओके, और एक हाईली स्पेसिफिक होगा। अब इन बातों को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, बट इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल डिफ्यूजन जो पहले वाले वीडियो है लेक्चर 2 उसमें बता रखा है आपको कि वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन नॉट फाउंड और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर, सिंपल डिफ्यूजन के लिए बोल रहा हूं, और नॉट हाईली स्पेसिफिक। बट यहाँ पे चूंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भाग ले रहा है तो सैचुरेशन भी मिलेगा, सेंसिटिव भी होगा इनहिबिटर से, हाईली स्पेसिफिक भी होगा। बट कैसे समझिए इसको फिगर से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको। आप मान लो कि रसगुल्ला खा रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ प्लेट हाथ पे मिला हुआ है, उसमें रसगुल्ला रखा हुआ है, करीब 10 रसगुल्ला रखा हुआ है। अब एक रसगुल्ला को माउथ में ले जाओ, अभी अंदर नहीं ले जाना है, खाना नहीं है। ये जो आपका वेस्टिबुली है माउथ का, ये वेस्टिबुली के पास ही, टीथ के पास ही उसको रखे हुए हैं। तो क्या दूसरा रसगुल्ला अंदर जाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप रसगुल्ला के लिए एक्टिव साइट आपका जो वेस्टिबुली माउथ हो गया, वहां पे तो अटका पड़ा है, बॉन्डेड है कौन? रसगुल्ला। तो जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक दूसरा रसगुल्ला को तो अंदर नहीं ले जाओगे, ठीक है। तो कह सकते हो माउथ एक ही है आपका, और एक रसगुल्ला आपके माउथ में अटका पड़ा है, इसका मतलब कि वो सैचुरेट हो चुका है आपका माउथ, ठीक है। जब तक वह रसगुल्ला पेट में नहीं चला जाता तब तक दूसरा माउथ में नहीं आएगा। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कि आप घर में रोटी खाते हो, तो मान लिया 3, 2, 4, 5 जितना भी खाते हो, आपका एक लिमिट होगा, सैचुरेशन पॉइंट होगा। उसके बाद छठवां या चौथा या तीसरा कुछ भी रोटी दिया जाता है तो बोलते हो बस अब छोड़ दो। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपका एब्डोमेन रोटी से सैचुरेट हो चुका, लिमिट को ऑब्टेन कर चुका है। अब यदि ज्यादा लेते हो, खा लेते हो, तो हो सकता है हाजमा खराब हो सकता है, तो उससे बचना पड़ेगा। ओके, तो दूसरी तरह से यहां भी सोचना है आपको कि जैसे एक सेल है यहाँ और एक दूसरा सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस को मूव करना है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो इस तरह से बनाते ही हो आप, इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को दर्शाते ही हो। और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच बीच में कौन प्रेजेंट है?
तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है। इस तरह से मैं बना देता हूँ कि इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए मान लिया कि 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना दिया है। आपके एनसीईआरटी में एक ही बना करके दिया हुआ है, मैंने 2 बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, इस सेल से सब्सटेंस को मूवमेंट होना है दूसरे सेल में, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे? तो एक बात ध्यान रखना कि पोलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो नॉन पोलर सब्सटेंस में किसको रखते हो? लिपिड को रखते हो, फैट को रखते हो। लेकिन पोलर में कौन आता है? तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और मिनरल्स आएगा, ठीक है। ये सब हाइड्रोफिलिक मोइटी का होता है, हाइड्रोफिलिक मोइटी का होता है। हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब क्या? मोइटी का मतलब होता है लविंग, ठीक है। मतलब कि जो ये सब पोलर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब हाइड्रोफिलिक लविंग है, मतलब वाटर से बाइंड करेगा। मतलब सबसे पहले इसका जब मूवमेंट होना होगा तो ये किससे कंबाइन करेगा? वाटर से कंबाइन करेगा, ये भी वाटर से कंबाइन करेगा, ये भी वाटर से कंबाइन करेगा। लेकिन जो नॉन पोलर वाले हैं, लिपिड वाले हैं, वो वाटर से कंबाइन नहीं करेगा। ऐसे भी सिंपल सोचो ना, आपके घर में रखा हुआ है एक बोतल में घी, उसको बाहर निकालो एक गिलास में और उसमें पानी मिलाओ, या पानी में ही घी को डालो, मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। लेकिन घी में ही घी को मिला दो, आसानी पूर्वक मिल जाएगा, क्योंकि दोनों नॉन पोलर होंगे, तो नॉन पोलर आपस में मिल गया। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मोइटी होने के कारण, वाटर से जुड़ने के कारण क्या होता है कि जो लिपिड पार्ट है उसके साथ कंबाइन नहीं करता है। तो ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, उसको समझिए। क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देख रहे हो, इसका कॉम्बिनेशन यदि देखते हो तो ये 3 पार्ट का बना रहता है, जिसमें एक को हेड कहते हो, दूसरे को नेक कहते हो, तीसरे को टेल कहते हो। तो हेड किसका बना होता है? तो फॉस्फेट का बना होता है, पोलर टाइप का होगा। नेक किसका बना होता है? तो ग्लिसरॉल का बना होता है। और एक टेल किसका बना होता है? तो 2 चेन ऑफ फैटी एसिड है, 2 चेन ऑफ फैटी एसिड का बना होता है। इतना पता होगा आपको, पढ़ चुके होंगे सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पे डिस्क्राइब करा गया होगा। नहीं तो मैंने बता ही दिया, यहाँ भी सुन ही सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर है। तो इस फॉस्फोलिपिड में यही तीनों कंपोनेंट तो प्रेजेंट होगा ही। लेकिन ये जो टेल का पार्ट देख रहे हो वो कैसा है? नॉन पोलर होता है। टेल जो भी होता है वो कैसा नेचर का होता है? नॉन पोलर होता है। और हेड कैसा होता है? फॉस्फेट आयन है तो पोलर नेचर का हो जाता है। ओके, अब देखो, अभी सेल में बता रहे थे कि इधर पोलर मॉलिक्यूल भी है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसी का मूवमेंट होना है। तो इधर मैं आउटसाइड, जिससे जिसमें जाना है, तो इस सेल इस एबंडेंट है, इससे इसमें जाएगा, तो जिससे जिसमें जा रहा है उसको आउटसाइड में लिख देता हूं। और बीच में तो मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया, मेम्ब्रेन यहां लिख देता हूं। और जिसके अंदर जा रहा है उसके लिए इनसाइड लिख देता हूं। तो ठीक है, आउटसाइड वाले में कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? तो देखो ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से कुछ और मॉलिक्यूल बना देता हूं दूसरे कलर से। इस तरह का मॉलिक्यूल बना दिया ब्लैक कलर से, जो पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जो लिपिड के रूप में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन है? लिपिड के रूप में। और बाकी तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। इसको नॉन पोलर ही यहाँ पे लिखता हूँ, नॉन पोलर, NP लिख दिया। और ये सब के लिए पोलर मॉलिक्यूल लिख दिया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजिली एंड फास्टली मूव कर जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और यहाँ पे भी इसका टेल का पार्ट है जो नॉन पोलर है, इसलिए बड़ी आसानी से उसके बीच से मूव कर सकता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजिली एंड फास्टली मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया जो कि इजिली एंड फास्टली मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इतना पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखो, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसी को दिक्कत है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मोइटी का है। अब हाइड्रोफिलिक मोइटी का है तो चलो हेड तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि हेड तो पोलर टाइप का है, तो इससे तो बाइंड कर सकता है हेड से, लेकिन हेड के आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है। तो पोलर, अभी तो एग्जाम्पल बताया था
कि घी में पानी को डालो, मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आसानी से मूव नहीं कर पाता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इसलिए इसको क्या चाहिए, इसको मूव भी करना जरूरी है, क्योंकि जिस सेल में डिफिशियंसी हो गई उसको तो रिक्वायरमेंट होगा ही। तो वैसे कंडीशन में इसको मूव करना भी एसेंशियल है पोलर मॉलिक्यूल को। तो अब क्या होगा कि इसको फैसिलिटी चाहिए। जैसे सिंपल सोचो ना कि आप किसी कारण से पैर में, भगवान न करे, बट किसी कारण से किसी बंदे को चोट लग गई जोर का, है ना, अब वो चलने से लाचार हो गया, लेकिन उसको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो अब ले जाने के लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी में के रूप में क्या दोगे? व्हीकल दोगे उसको। तो उसी तरह से अब ये बेचारा डायरेक्ट इजिली और फास्टली मूव करने से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लाचार है। तो अब ये क्या करेगा कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर बनाया है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से आकर के इसके एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा। कहीं बाइंड नहीं करेगा, पर्टिकुलर साइट से बाइंड करता है। जिस साइट से बाइंड करता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड कर रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो अभी तो सैचुरेशन नहीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का हुआ क्योंकि एक ही बाइंड करा है। यहाँ पे दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, दूसरा मॉलिक्यूल भी बाइंड कर गया। तो देखो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेट कर गया, क्योंकि अब तीसरा मॉलिक्यूल तब तक नहीं बाइंड करेगा जब तक कि ये फ्री नहीं हो जाता इस डायरेक्शन में जाकर के। ओके, लेकिन अब इसका मूवमेंट इधर कैसे होगा? तो आप सेल मेम्ब्रेन में पढ़े होंगे कि ये जो फॉस्फोलिपिड है उसमें जनरली लैटरल मूवमेंट इस तरह से होती रहती है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता रहता है। तो लैटरल मूवमेंट जब होता है तो उसको ट्रांजिशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये इधर भी जाता है, ये इधर भी जाता है, लेकिन रेयरली जाता है। तो जब एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में मूवमेंट होगा, इधर 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 से इधर, तो उसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो रेयरली होता है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ए मॉलिक्यूल इधर, ए मॉलिक्यूल इधर, एक ही लाइन में एक ही लेयर के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करते रहते हैं, लैटरली मूवमेंट होता रहता है, ट्रांजिशन मूवमेंट होता रहता है। इसका भी होगा, जिसके कारण फाइनली क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का 180 डिग्री से मूवमेंट हो जाता है। देखो एक दूसरा फिगर बना देता हूं, इधर 180 डिग्री से मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह से देखोगे 180 डिग्री से मूवमेंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का इस तरह से मूवमेंट हो गया, इस तरह से मूवमेंट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ जो मॉलिक्यूल था, यहाँ पे जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल था पोलर मॉलिक्यूल, वो दूसरे डायरेक्शन में, देखो ना, आउटसाइड से किधर की ओर चला है, इनसाइड की ओर चला है। देख सकते हो इनसाइड की ओर चला है। अभी भी 3 मॉलिक्यूल बचा पड़ा है इधर पोलर मॉलिक्यूल के रूप में, और ये भी आया हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी इधर चला आया है। और फाइनली क्या होगा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड से जुड़ा था उस बॉन्ड को ब्रेक करके इनर साइड में इंटर कर जाएगा। तो अब जैसे ही ये यहां से बॉन्ड तोड़ करके इनर साइड में आया, ये इनर साइड हो गया, ठीक है, ये आउटर साइड हो गया। तो जैसे ही इनर साइड में आया मेम्ब्रेन के थ्रू, ओके, तो यहां जो भी बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक करा और चला गया इनर साइड में। अब इसका एक्टिव साइड तो फ्री हो गया, फिर से इसका ट्रांजिशन मूवमेंट होगा, ये मूव कर करके फिर इधर चला आएगा और फिर फर्दर बाइंड करेगा। लेकिन जब तक ये दोनों बाइंड किए हुए हैं एक एक मॉलिक्यूल एक एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, तब तक तीसरा मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर सकता है। यही कंडीशन सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे लिखे ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन फाउंड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, जब फ्री हो गया तो ये तीसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ओके, अब इसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंसिटिव टू इनहिबिटर की बात कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ इस सेल को, सेल से ही समझो ना, इस सेल को अभी रिक्वायरमेंट है सोडियम की, ठीक है, तो यहां से जाना चाहिए था सोडियम को, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बाइंड कर गया पोटेशियम के साथ, तो सोडियम तो नहीं जा पाएगा। तो ऐसा बोल सकते हो ना कि पोटेशियम इज द इनहिबिटर फॉर सोडियम, क्योंकि सोडियम को जाने से रोका किसने है? पोटेशियम ने। जैसे एग्जांपल से समझो ना कि आपके प्लेट में अभी 10 रसगुल्ला दिया हुआ था, पर मिनट आप 10 रसगुल्ला खा जाते हो, लेकिन आपको रसगुल्ला का साइज के बराबर ही गुलाब जामुन का भी साइज रखा गया है, और उस रसगुल्ला के साथ 10 रसगुल्ला के साथ 10 गुलाब जामुन को मिला दिया गया है। ठीक है, आपका आंख बांध दिया गया, आपको उसके टेस्ट पे विचार नहीं करना है,
केवल रसगुल्ला खाना, इधर उधर नहीं सोचना है, कहने का मतलब। ओके, समझ रहे हो क्लियर रूप से। अब 1 मिनट में फिर से रसगुल्ला आपको खाने कह रहे हैं, आपके सामने प्लेट को रख दिया है, तो 1 मिनट में तो खा ही जाओगे, 10 तो खा ही जाओगे। लेकिन 10 रसगुल्ला में हो सकता है कि 4 गुलाब जामुन खाए होंगे, टेस्ट पे तो विचार करना नहीं था। तो इसका मतलब कि रसगुल्ला खाने के रेट को तो किसने घटाया? गुलाब जामुन ने घटाया। तो गुलाब जामुन इज द इनहिबिटर फॉर रसगुल्ला। एज लाइक इन सेल, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसके बदले कोई दूसरे सब्सटेंस वर्क कर जाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सोडियम के बदले पोटेशियम बाइंड कर गया, तो पोटेशियम कैसा काम करा? इनहिबिटर की तरह काम करा। किसके लिए? तो सोडियम के लिए। जाना था सोडियम को, जाएगा कौन? पोटेशियम, तो इनहिबिटर हो गया ना। इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंसिटिव टू इनहिबिटर बताया गया है। अब देखोगे हाईली स्पेसिफिक, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से देख रहे हो, सभी सब्सटेंस पास नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन पोलर मोलेक्यूल इजीली फास्टली मूव कर रहा है। तो मोस्टली कौन मूव कर रहा है? पोलर मोलेक्यूल ही कर रहा है ना, इसलिए इसको हाईली स्पेसिफिक बोला गया है। ओके, अब ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होगी। 1-2 बात और अब ध्यान देना है आपको कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी आएगा। इसके सेल मेम्ब्रेन में इसी ट्रांसपोर्ट की प्रोटीन की तरह बड़े बड़े प्रोटीन मोलेक्यूल होते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पोरीन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही पोरीन प्रोटीन, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोल रहे हैं ना, उसी तरह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में जो लार्ज साइज प्रोटीन होगा, जो सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एज लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसको हम किस नाम से जानेंगे? पोरीन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि 8 स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मोलेक्यूल्स टुगेदर कंबाइन कर जाते हैं। जैसे मेरा फिंगर देखो 5 है, यहाँ पे मान लो कि 8 है, मानने में क्या आते हैं, वो सभी आपस में इस तरह से कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा बॉन्ड बना करके, और बीच में एक लगेगा कि चैनल का फॉर्मेशन कर लिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि वाटर पास कर सकता है। तो 8 स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मोलेक्यूल्स टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म्स वाटर चैनल, मतलब कि उससे वाटर ही पास होगा, वाटर चैनल। ओके, दिस इज नोन एज एक्वापोरीन प्रोटीन। तो इसको क्या कहोगे? एक्वापोरीन प्रोटीन के नाम से जानोगे। मतलब एक्वापोरीन प्रोटीन सिंगल प्रोटीन मोलेक्यूल नहीं होता है, बल्कि 8 स्मॉल साइज प्रोटीन मोलेक्यूल होता है। सभी प्रोटीन मोलेक्यूल, जैसे देखो 1, दूसरा, तीसरा और भी होता तो चौथा, इस तरह से 8 मोलेक्यूल जुड़ जाता और एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता, जिससे कि वाटर का मूवमेंट वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन होता। तो वैसे प्रोटीन मोलेक्यूल को क्या कहते हैं? एक्वापोरीन प्रोटीन मोलेक्यूल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये सब बातें हो गई किससे रिलेटेड? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक बात और बता देते हैं, ये फैसिलिटी देखना बहुत जरूरी है। इसको जो फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पोलर मोलेक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में, इसी कारण तो इसको क्या बोला गया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा गया है। अब जितना बातें यहाँ पे मैंने कंफर्म करा है उसको ध्यान रखिएगा। बट एक बात बता देता हूं कि आप के लिए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, मैं समझ रहा हूं कि इसका भी टाइमिंग ज़्यादा होने वाला होगा, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, इसलिए अब मैं यहीं पे इस लेक्चर सेकंड को रोक रहा हूं। लेकिन आप फायदा उठाने के बाद दूसरे दोस्तों को भी फायदा उठवाइए, सब्सक्राइब लाइक करवाइए, कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। बाय बाय बच्चों।